अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? और जनाब सब लोग तो बड़े खुश हैं। उसकी रीज़न ये है कि कल जो कुछ हुआ है मैच में, उसके बाद तो खुशी दीदनी है, लेकिन इसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद। शो का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। अच्छा, अच्छी बातों में ना बहुत सारी नसीहतें भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिनसे हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में ऐसी मेजर गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये मेजर गलतियाँ जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि हम कभी कभी रिश्तों में भी गलतियाँ कर देते हैं। वो वाले रिश्ते नहीं कि आपके कज़न्स के रिश्ते हैं या फिर आपस में चाचा मामू ताया वाले रिश्ते, नहीं 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 नहीं, जो आप रिश्ते करते हैं ना अपनी लड़कियों के लड़कों के, उनमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही जो है वो लड़की का जो रिश्ता है वो गलत जगह हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि लड़कों के रिश्ते वो भी गलत जगहों पर हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा वाक़या मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि एक शख्स था जो कि जिसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। ठीक बैकग्राउंड से मुराद ये नहीं होती कि गरीब था या दीगर उसके साथ इशूज़ थे, नहीं। उसका बैकग्राउंड जो था वो थोड़ा सा क्रिमिनल साइड का बैकग्राउंड था। उसने क्या किया कि एक फैमिली प्लांट की, यानी कि अपनी पूरी एक फैमिली प्लांट की, और उसके बाद जो अच्छी अच्छी फैमिलीज थी ना उनको वो टारगेट करते थे। और फिर उस फैमिली में उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। और उसके बाद फिर उस फैमिली के साथ बहुत कुछ हुआ। उन्होंने उस फैमिली के साथ बहुत बुरा भी किया और उनको लूटा भी, धोखा भी दिया। और स्टिल ये जो सारा प्रोसेस है ये चलता जा रहा है। मगर ऑब्वियसली वो फैमिली मजबूर है, अब क्या करें। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है अब उनको निकाल तो सकते नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ और वो इसी धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जहाँ भी रिश्ते करें, इनफैक्ट लड़कों के भी देखभाल के रिश्ते करें कि आप लोगों को लोग अच्छे मिले। ऐसा नहीं है कि धोखे सिर्फ लड़कियों को मिलते हैं, लड़कों को भी धोखे मिलते हैं, लड़कों को भी लालची लोग मिलते हैं, लड़कों को भी जो है वो ये क्रिमिनल टाइप के माइंडेड जो लोग होते हैं ना, ये भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, शो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं और बाकायदा स्टार्ट होता है हमारी फैशन रील से। और फैशन रील से पहले आज हम चलते हैं कैटल शो पे। तो जनाब, ये कैटल शो आपने देखा जो कि हुआ पंजाब में। ज़बरदस्त इसकी तकरीब रही। सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स जो हैं वो वायरल हैं, लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। वैसे ये कैटल शो जो है वो हमारे यहाँ सिंध में भी हुआ था। बातें हमने भी बड़ी उसकी की थी, लेकिन काश हम भी इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे सिंध में भी, कराची में भी कुछ तब्दीलियाँ आ जाएँ। अब हम चलते हैं जी एक और शूट की जानिब जो कि किया है माया अली ने, और इसमें ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा जनाब, वाकई हमारी एक्ट्रेस की जो आंखें हैं उनमें अजब अजब सी अदाएं हैं। लेकिन अभी जो क्रिकेट फीवर है वो बड़ा हाई हुआ हुआ है और इस वक्त हर कोई जो है वो क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है। दिल चाह रहा है कि ढेर सारी बातें कर लूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि चले, हम तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और ग्राउंड्स में और टीवी पर बैठ के मैचेस देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसकी कमी शिद्दत से कल के मैच में भी महसूस हुई, लेकिन पूरी कर दी रिजवान ने और सलमान ने। लेकिन ये प्लेयर्स भी दूर बैठ के अपनी टीम को बेस्ट विशेस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की जो तकरीब है, जो नेशनल स्टेडियम में जो तकरीब हुई, वो देख रहे थे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साइम। शुरू हो गई, आप अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे। बहुत सारे लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की ख्वाहिश थी कि आप भी खेलें, लेकिन आप नहीं खेल रहे। तो क्या आपकी विशेस होंगी जो आपके कलीग्स, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स अब जो मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं? कोई बात नहीं, आई थिंक जो होता है वो ऑलवेज मेंट टू बी होता है। और मैं ये चाहूँगा कि सब लोग दुआ करें और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। और हमारी टीम बहुत अच्छी है, अच्छे फॉर्म में है और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, आई होप। और मुझे बहुत बिलीव है पाकिस्तान में। तो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी हुई, ऑब्वियसली आपने मिस की होगी, आप लंदन में मौजूद है। कैसा लगे आपकी जिस आई वाज वाचिंग लाइव और इट वाज फिनोमिनल एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी कि किस तरह। अच्छा जनाब, आपने सुना कि साइम जो है वो कितने एक्साइटेड हैं और यहाँ से बाहर बैठ के भी जो है वो अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान खेले और जीते। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़ैन्स की। फ़ैन्स जो होते हैं ना, मतलब जैसे हम सारे क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, ऐसे सिंगर्स के भी बहुत सारे फ़ैन्स होते हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया था ना कि बैक स्टेज क्या हो रहा था, उस तरह से आपको बताते हैं कि अली ज़फ़र के फ़ैन ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, तो रोने लगे।
एंड हाउ क्यूट कि वो बच्चा जो है वो वहाँ पर आया और फिर उसके बाद अली ज़फ़र ने जब वो रोने लगे तो फिर उनके साथ में जो है वो डांस करना शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी गुड जेस्चर बाय आवर सिंगर्स, एक्टर्स एंड जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी जानिब से बड़ा अच्छा एक्ट होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रेडिशन की। तो ट्रेडिशन में जो है वो जिस तरह से हमारे ड्रेसेस बड़े इन होते हैं, उसी तरह से ना खुद से ये एक ऐसा फैशन है जो ऑल टाइम हिट रहता है। तो ज़रा इसका थोड़ा सा ग्लिम्प्सेस आप देखिए। तो जनाब, ये तो आपने कुछ ग्लिम्सेस देखे। अब कुछ बात करते हैं हम हिस्ट्री बनाने की, अब कुछ बात करते हैं हम तारीख रकम करने की। यस, रिजवान एंड सलमान, वी प्राउड ऑफ यू। पहले तो मेरा दिल कर रहा है कि बहुत सारे नारे लगाऊं, बहुत सारा आपको बेस्ट विशेस कहूं, लेकिन पहले चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये शो रील जो कि इंस्टा पर अपडेटेड है और इसको बहुत सारे लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एंड इट्स टोटली वायरल। अमेजिंग 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 विन, रिजवान सलमान अली आगा, यू ब्यूटी। और पहले तो आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। 352 चेज करना, इट वॉज नॉट ईजी टास्क। पाकिस्तान ने तारीख रकम की है और टोटल अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में 7वीं बार जो है 7वें नंबर पर आ गया और रिजवान ने जिस तरीके से बैटिंग की। अच्छा, इधर मैं बात करूंगी बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम को बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर बाबर आजम जिस इंटेंट के साथ खेले हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि गेम बना के गए हैं फ़खर और बाबर जो है वो दोनों। लेकिन बैड लक हो गई बाबर आजम की। बाबर आजम, वी वॉन्ट टू सी यू मोर कि आप जो है बहुत सारी जो है वो अपने शॉट्स मारें, अपनी कवर ड्राइव खेलें, लेकिन अभी आपको आई थिंक अवाम को खुश करने के लिए, अपने फैंस का जो जज्बा जुनून है वो जगाने के लिए मजीद मेहनत करना होगी और मजीद गेम में इन रहना होगा। बट आपने जिस इंटेंट के साथ खेला दैट वाज ब्यूटीफुल। रिजवान हिस्ट्री बना दी, मतलब जिस तरीके से रिजवान खेले हैं, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। 352 और हमारे जो ओवरऑल जितनी भी हमारी नेशन है, जो हमारी कौम है ना, वो कहते हैं कि जब 250 के ऊपर चला गया ना तो रन कैसे चेज होंगे। जो लोग ये बात कर रहे थे कि अगर फ़खर और बाबर दोनों चले जाते तो फिर ये कैसे चेज करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना वो वापस आ गए, उनमें जान आ गई है। सलमान अमेजिंगली जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, मतलब अपनी खुद की सेंचुरी होने वाली है, लेकिन जब चौका मारा है रिजवान ने तो जाके उनको उन्होंने उठा लिया है और गले से लगा लिया है। दैट वाज अमेजिंग मैच जिसके चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में और पड़ोसी मुल्क में तो बेनता हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क जो है वो कितनी तनकीद कर रहा था हमारे मैचेस के हवाले से कि जी इनके स्टेडियम ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अभी स्टेडियम के ऊपर खामोशी हुई जब उनको जवाब मिला कि जी ऐसे मैचेस होते हैं, ऐसे स्टेडियम बनते हैं, और अब उनको ये जवाब मिला कि पाकिस्तान जो है इज़ रेडी फॉर प्ले। तो पाकिस्तान को कोई भी टीम हल्का ना ले। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये टीम क्या करती है, ये कैसे टैलेंटेड लोग हैं। मतलब कहीं तो ये टीम 100 पे आउट हो जाती है और कहीं ये टीम 352 चेस कर लेती है। दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग मैच। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, कहते ना कि जी तुक्का लग गया होगा, कि जी ऐसा हो गया होगा, नहीं, बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ खेले और रन रेट को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। जिस तरह से रिजवान खेले, जिस तरह से सलमान खेले, फिर आके आप देखें मतलब कि तैयब ताहिर ने आते ही जब लास्ट 2 रन्स चाहिए थे तो फिर उन्होंने चौका लगाया, तो हर बंदा टीम में हर बंदा जैलप नज़र आया और हर एक ने अपने अपने हिस्से का काम किया। बस थोड़ा ये हुआ कि बाबर आजम जो है दैट वाज हिज बैड लक कि वो इस तरह से आउट हुए, मगर जिस तरह से कल का मैच हुआ है अमेजिंग। लोग जो है वो कोहली और रोहित के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब कई सालों तक जो है वो रिजवान और सलमान के चर्चे रहेंगे, और क्यों ना रहे भाई, है ही हमारे क्रिकेटर्स ऐसे। बेस्ट ऑफ लक। और ट्राई नेशन सीरीज़ के जो फाइनल है उसमें हम चले गए हैं न्यूजीलैंड से, हमारा अब जो है वो फाइनल होगा और बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के लिए। अच्छा जनाब, अब इतनी सारी खुशियों के बाद, इतनी सारी हंसी मुस्कुराहटों के बाद, क्योंकि ये सारा कुछ जो हम हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, इसमें हमारे दांत भी नज़र आ रहे होते हैं, तो दांतों की सफाई भी बड़ी ज़रूरी होती है। और ये जो टोटका है, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो टीम मेंबर है शुमाइला, ये जितने सारे जो टोटके होते हैं और आइडियाज़ होते हैं ना, ये उनके होते हैं और वो लेकर आती हैं आपके टोटके आपके लिए। तो आज शुमाइला ने हमें कौन सा टोटका दिया है ये देखते हैं, और ये दांतों से रिलेटेड है कि दांतों को आप कैसे चमका सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। तो दांतों की चमक के लिए एक आसान सा टोटका ये है कि बेकिंग सोडा और लीमू, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और इसमें चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से फिर आपने हल्के हल्के हाथों से दांत ब्रश करना है और फिर पानी से कुल्ली कर लें
और ये तरीका आप हफ्ते में 2 बार आजमाएं। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है वाकई ये बड़ा पावरफुल होता है और इससे दांत जो हैं वो बड़े चमक जाते हैं। वैसे दांतों की सफाई रखना ना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी ओरल हाइजीन इसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गए सारे हमारे वो तमाम तर चीज़ें जो हमने आपके साथ में शेयर करनी थी, लेकिन अब आगे कुछ आने वाला है ऐसा कि जिसे देखकर आप कहेंगे अरे शबाना। जी हाँ, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कर लेते हैं मौसम की बात। और कराची का जो मौसम है जिस तरह से चेंज हुआ है, बड़ा मज़े का मौसम हो गया। अभी तो थोड़ी थोड़ी गर्मी हुई है, लेकिन अगर ये गर्मी बढ़ेगी तो फिर हम आपको पता है कैसे खबरें दे रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि जी लोड शेडिंग हो गई है जी, आप जो है वो अपने अपने मैसेजेस जो होते हैं, मोबाइल मैसेजेस, उसके ऊपर ध्यान रखें। आपको बताया जाएगा कि कब कब आपके घर में लाइट आएगी, कब कब आपके घर में लाइट नहीं आएगी। और मतलब गर्मी के आते ही ना इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो देखिए मेरे पास ना अभी से ही मतलब मुझे अभी से ही पता है कि गर्मियों में हमने आपको क्या कहना है, क्योंकि आदी हो गए कराची हाइट्स हैं, हमें पता है भाई क्या होगा गर्मियों में क्या नहीं होगा। यही तो बात है कराची हाइट्स की, मतलब हर हाल में जीना लाजिम है, कुछ भी हो जाए जी, जिंदा दिली के साथ हम जी रहे होते हैं। लेकिन अभी मौसम के जो बदलते हुए तेवर हैं उसके बारे में जानते हैं। अक्सा जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं CVU पर, और जैसे ही हमारा अक्सा से रब्ता होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पर मौसम कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं बदलते हुए मौसम के हवाले से। अच्छा, वैसे CVU वगैरह आप कभी गए होंगे, डेफिनेटली हर बंदा ही गया है CVU, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा चेंज भी लगता है आपको कंपैरेटिवली। जब आप अंदर आते हैं शहर की तरफ या नॉर्थ की तरफ आते हैं या क्लिफ्टन या डिफेंस की तरफ से निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज महसूस होता है। तो CVU पे जाने का मतलब ही यही होता है कि आप कराची का जो वेदर है उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, कराची के वेदर के हवाले से ना बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जब भी महकमा मौसमियात वाले हमें बताते हैं कि जी आज गर्मी पड़ेगी, उसी दिन गर्मी नहीं होती। ये भी ब्यूटी है, और कराची वालों को पता होता है जी कि गर्मी होनी ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसलिए कराची वाले जाते हैं और ऐसे ही जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है महकमा मौसमियात वाले हमें ये कहते हैं कि जी हर चीज़ एक्यूरेट थोड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। तो कराची का मौसम कुछ ऐसा ही है, और इस मौसम के हवाले से हमारा पहनावा भी बदलता है, इस मौसम के हवाले से हमारे मूड भी बदलते हैं। अब गर्मियों में लोड शेडिंग होगी तो ट्रैफिक भी जैम होगा, ट्रैफिक जैम होगा तो बड़े झगड़े भी होंगे, झगड़े होंगे तो फिर आपको पता है कि बात कहाँ तक चली जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। अब इन मामलात के ऊपर जो है वो हम आपके साथ में आज बहुत सारी अपडेट्स भी शेयर करेंगे और सिटी अपडेट्स भी शेयर करेंगे। अच्छा, सिटी अपडेट्स में जो आपके पास जो करेंसी रेट्स होते हैं, जो हम आपको करेंसी रेट्स शेयर करते हैं, डेफिनेटली वो एक्यूरेट करेंसी रेट्स होते हैं। वो हमारी स्क्रीन पे कुछ देर बाद पॉपअप हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो दीगर मौसम का जो करंट मौसम होता है उसकी भी अपडेट्स हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम शेयर करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वो पॉपअप हो जाएगी। इसके अलावा जो मटन के रेट्स हैं और जो मुर्गी के रेट्स हैं, अंडों के रेट्स हैं, जितनी भी सिटी अपडेट्स हैं ना, जो भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होती है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आज फ़्लाइट्स के हवाले से। कौन सी फ़्लाइट जा रही है, कौन सी फ़्लाइट आएगी, कौन सी फ़्लाइट हो जाएगी मनसूख, तो ये मैं आपके साथ में कर लेती हूँ शेयर। और इसमें जो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से जो रवाना होने वाली 5 परवाज़ें हैं वो मनसूख हो गई हैं। मतलब फिर से 5 परवाज़ें मनसूख हो गई। कराची से लाहौर सरीन एयर ER 524 मनसूख हो गई। फिर उसके बाद कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 605 मनसूख हो गई। फिर कराची से जद्दा PIA की परवाज़ PK 731 मनसूख हो गई। कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PA 208 मनसूख। कराची से मस्कत फ्लाई जना की परवाज़ 9P 664 वो भी मनसूख हो गई है। अब कुछ बात कर लेते जी सोने की। और सोना जो है वो ख़रीदना भी होता है, बेचना भी होता है, लोग इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो सोने के क्या रेट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। फ़ी तोला सोना 1600 रुपये कमी के बाद 3,15,000 रुपये का हो गया। अच्छा जी, 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये की कमी से 2,58,487 रुपये पर पहुँच गया है। ये तो जनाब सोने के रेट्स हैं। एंड आलमी मार्केट में सोना जो है $16 की कमी से सोना $2,888 फ़ी ऑन्स का हो गया। एंड 1 तोला चांदी, वैसे चांदी के ना बड़े शौकीन होते हैं लोग, चांदी के सेट भी ख़रीदते हैं। चांदी आई डोंट नो कि कितनी इन है या नहीं है, इस हवाले से ज़रूर किसी ज्वेलर को बुलाएंगे और बात करेंगे कि भाई चांदी कितनी इन है। तो 1 तोला चांदी 3,312 रुपये पर बरकरार है। और चांदी ख़रीदने का फ़ायदा ये कि अगर आप कराची में रहते हैं
तो अगर आपका कोई स्नैचिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर आपको इतना दुख नहीं होता, थोड़ा कम दुख होता है। वैसे चांदी भी कोई सस्ती नहीं होती, उसमें भी भाई आपने अच्छे खासे पैसे लगा के जो है वो सेट लिया ही होता है। अच्छा, अभी जो दालों के रेट्स हैं वो मैं आपके साथ में जो है वो शेयर कर लूँगी। इसके अलावा जो सेल्स हैं वो भी लगी हुई हैं, और सेल्स जो है वो ज्वेलरी पर भी वैसे लगी हुई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स पर अगर आप जाएं बड़े मॉल्स में तो वहाँ पर आपको नजर आएगा। मिनी माइनर्स पर भी सेल है, ये फ्लैट सेल है, और 50%। देन केसरिया पर भी सेल लगी हुई है, फिर इसके अलावा एक्सपो स्टोर पर भी सेल लगी हुई है, बरीज़े पर भी सेल लगी हुई है, और फिर ये इत्तेहाद पे भी सेल है 25%। तो जल्दी से जाएं और सेल से अपने कपड़े लें, शॉपिंग करें और मज़े करें, क्योंकि भाई ईद भी आने वाली है, और ईद पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इस ऑप्शन को ज़रूर अवेल करें कि सेल से ही अपनी शॉपिंग कर लें। आज जनाब शॉपिंग की बातें भी हो गई, सिटी अपडेट्स भी हो गई, थोड़ी देर बाद मौसम का हाल भी आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन कुछ बात करते हैं वायरल कंटेंट की। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो इंसान को ओवरनाइट स्टार बना देती हैं, और ये दो शख्सियात, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो है हमारा, यानी सिटी 21 का। हमारी जो रिपोर्टर हैं, करस्पॉन्डेंट हैं, जब उनेजा जा रही थी तो उन्होंने उनसे लास्ट टॉक की थी। वो लास्ट टॉक जितनी वायरल हुई और हर कोई उसके बारे में जितनी बात कर रहा है, इसमें तो सिटी 21 को जो कहना चाहिए ना कि बेस्ट विशेस और सबसे पहले सबसे आगे होने का टाइटल मिल ही चुका है। लेकिन ज़रा पहले आप देखिए कि वायरल हुआ क्या है। तो जनाब शबाना, हर कोई शबाना शबाना कर रहा है। हर एक्टर्स को आप देखेंगे कि उनके एक इंस्टाग्राम पर ये शबाना की जो रील है अपडेटेड है। मुल्क हो, मुल्क से बाहर हो, या फिर आप देखें अक्रॉस द कंट्री, दुनिया भर से गोरे तक भी जो है वो ये कह रहे हैं शबाना। बट क्या आप इन शबाना को जानते हैं? क्या आप इन शबाना से मिले हैं? और जिन खातून की ये आवाज़ है इसमें जो सवाल कर रही हैं, क्या आप उनको जानते हैं? तो हम आपको आज मिलवा देते हैं शबाना से भी और अनुषा जाफरी से भी, और उनके साथ बैठे हुए हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ भाई से भी। तो मिलिए असली शबाना से और मिलिए अनुषा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, कैसा लग रहा है आपको कि हर बंदा आपको जानता है, हर कोई आपके नाम के साथ जो है वो अपनी रील्स अपडेट कर रहा है? पहले तो ये बताएं, जब आपको पता चला और आपके पास किसी ने भी आके खबर दी कि मैम शबाना ये तो देखें आपकी जो रील है ये तो हिट हो गई है, सिटी 21 वालों ने ये क्या कर दिया, अनुषा आई आपका इंटरव्यू लेके गई एंड यू नो हिट हो गया, ये आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं सिंध पुलिस का एक हिस्सा हूँ जी। और ड्यूटी जो है हमारी, जो भी ड्यूटी है वो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। सही। और वो चाहे फिर हमारे सिटीजन्स हों या विजिटर्स हों। सही। जो हमारा फ़र्ज़ है, आपको पता है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। जी बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आवाम की, बल्कि हर इंसान की जान और माल की हिफाजत करना हमारी सिंध पुलिस की, हमारे पाकिस्तान पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आपकी इन खिदमात की वजह से ही तो शी वाज टू मच हैप्पी एंड शी वाज सेइंग शबाना। चले जनाब, अब कुछ बढ़ते हैं अनुषा अनुषा की जाने बढ़ते हैं। ये है जनाब हमारी करस्पॉन्डेंट अनुषा, जिनकी आप मीम्स सुन रहे होंगे और जिनकी जो सवाल क्वेश्चन पूछ रही है ना वो है अनुषा। अनुषा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, सब आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा, कुछ आइडिया था कि मैं ये बस जल्दी से जा रही हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, और ये इंटरव्यू जो है ऐसा हो जाएगा कि ये पूरी दुनिया में जाएगा, लोग जो है वो मेरी इंटरव्यू के क्लिप्स काट के और C21 का नाम छुपा छुपा के जो है वो चला रहे होंगे। पता था ऐसा कुछ होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कभी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिटी चैनल है हमारा वो वायरल हुआ है। मतलब जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वो भी सिटी 21 की रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। जी जी। तो मतलब हमारे चैनल जो सिटी चैनल है, जो कि कराची का चैनल है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसने नाम बना लिया है। बिल्कुल। हमारा जो चैनल है और आप लोगों की जो खिदमात हैं, आपकी जो रिपोर्टिंग है, स्किल्स हैं, पहले पहुंचना, पहले खबर देना, पहले अपडेट करना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये ज़बरदस्त जो है वो एक रिपोर्टिंग थी और हर कोई इसको कैप्चर कर रहा था,
और जिस तरीके से आप लोग बर वक्त पहुँचे और जिस तरीके से आप लोग हर खबर को हाईलाइट करते हैं, तो आपके उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारी बेस्ट विशेज़, क्योंकि जिस तरह से आप अपने लोगों से काम कराते हैं और जिस तरह से हमारा जो 21 चैनल है आप लोगों के लिए खबरें लेकर आता है, उसमें अशरफ भाई जो हैं वो एक मेन किरदार हैं, क्योंकि ब्यूरो चीफ कराची है। अशरफ भाई ज़रा बताएं, जब आपको ये आइडिया हुआ, पता चला कि भाई ये आपकी जो करस्पॉन्डेंट हैं अनुषे, उनका ये क्लिप तो हिट हो गया है और ओवरनाइट स्टार बन गई है शबाना जो है, वो कैसा फिर आपको फील हुआ? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैडम का कि आई हमारे ऑफिस में और ख़ास तौर से बहुत सपोर्ट की। हाँ। मैं बताऊं, जब वो डिमांड आई थी, क्योंकि डिमांड आती है और कोई इंटरनेशनल विजिटर अमेरिकन शहरी, हाँ। उसका इशू चल रहा था, तो उसके बाद हमारा हेल्थ का रिपोर्टर लगा हुआ था ना, सही, और फिर उसके बाद पाबंदियां लग गई, मैडम भी उसको वो करेंगी कि नहीं कोई आएगा और कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद ये हमारी शेरनी जिसे कहते हैं तो शेरनी, इनको कहा कि भाई जस्ट डू इट, हाँ, आप कर सकती हैं, हमें पता है बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंट भी की हैं। हाँ, तो ये गई, कैमरा लिया, पहुंच गई, हाँ, तो बस कर दिया इन्होंने। सही। और इवन के जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है अभी जो अभी वायरल जो हुई है, अगर आप देखें कि बहुत सारे हमारे लोकल जो हम तो सिटी चैनल है, और उसके बाद जो हमारे जो टॉप चैनल्स हैं उन्होंने भी जो है माइक को हमारे ब्लर करके, मैं एक ही है कि मैं बोलूँगा हम भी अगर करते हैं, कर्टेसी होती है, जी, आप लगा देते, वो वीडियो तो हमारी है ना, मतलब ऑनरशिप तो हमारी है, कर्टेसी होती है। अगर हम किसी और के भी अगर मैचेस दिखाते तो कर्टेसी लिखते हैं, तो एक कर्टेसी लिख देते तो इन्हीं को एक शाबाश मिलती, क्योंकि उनकी तरफ से टीम नहीं कर पाई जो अनुषा ने कर दिया। बिल्कुल, जो अनुषा जाफरी ने किया वो किसी और की टीम नहीं कर पाई, वो कोई और जो है वो कहना चाहिए कि ब्यूरो ऑफिस नहीं कर पाया। सो वी हैव डन ग्रेट जॉब। वेलकम बैक। तो मैम शबाना हमारे साथ मौजूद हैं और जितना दिन जो है उनेजा यहाँ पर रहीं, मुख्तलिफ़ लोगों ने उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ बातें भी की और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आईं। अच्छा, अब पूछते हैं कि इतना ज़्यादा जो वो ये कह रही थी ना, शबाना शबाना, तो ज़ाहिर है उसकी कोई रीज़न होगी ना कि कोई इतने प्यार से किसी का नाम ले रहा है, जाते हुए किसी को पुकार रहा है। मैम किस तरह से आपने टेक केयर किया उनको, कैसे रखा? इतना ज़्यादा वो आपकी तारीफ़ करके गई, इतना ज़्यादा जो वो प्यार जता के गई कि आपका प्यार पूरी दुनिया तक पहुंच गया। देखिए, इंसानियत से प्यार करना तो सबके लिए ही ज़रूरी है। जी जी। और हमने अपनी जो ड्यूटी हमारे सीनियर्स ने हमें जिम्मेदारी दी, जी, हमने उसको बेहतर तरीके से निभाया। और ऐसा ही नहीं है कि कोई स्पेशली कोई हमने कोई ड्यूटी की है, ये मैं माजी में भी मेरी इसी तरह की अपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान अपने सिटीजन्स के लिए और विजिटर्स के लिए मेरा यही हमेशा रहा है कि हम जो है एक अच्छा प्राउड ऑफ सर्व करें। सही। तो नहीं, सर्व तो नो डाउट आपने बहुत अच्छा किया, जाहिर है जब भी तो आपकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। ये बताएं, उनीजा कैसी थी? मतलब जो कैमरे पे दिखती थी उनीजा बिल्कुल वैसी थी या थोड़ा सा मुख्तलिफ थी, या फिर क्या किस तरह की थी वो? बस इतना कह सकती हूँ, इसमें उनीजा अच्छी खातून थी। हाँ। और जब हमारी ड्यूटी उनके साथ लगी तो वो ज़्यादातर बात मुझसे करती थी। अच्छा। सो मैं उनको बहुत ही पोलाइट तरीके से जवाब देना, बहुत प्यार से उनसे बात करना, और बस इसी तरह मेरे ख्याल में जैसे हमें कोई भी चीज़ अच्छी तो खाने में क्या पसंद था उनको? पाकिस्तानी कल्चर में क्या पसंद आया उनको? क्या मांगती थी वो कि भाई मुझे ये आप दे दें लाके, मुझे ये खाना है या वो खाना है? क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना अवेयर तो नहीं थी हमारे कल्चर से, और फिर हमारे यहाँ आना और जिस तरीके से ओवरऑल सारा कुछ हुआ वो तो सब आपने देखा ही है कि क्या क्या हुआ। तो ज़ाहिर है फिर आप लोगों को भी तो ये थॉट आता होगा ना कि भाई ये हमारे लिए तो एक केस इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड केस है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये भी तो एक बड़ा मसला था ना आप लोगों के लिए। तो मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ कि आप लोगों ने जिस तरह से ये डील किया, तो क्या किस तरीके से रखा फिर आपने? देखिए, खाने पीने का जहाँ तक है तो मेरी जो ड्यूटी थी और मेरी टीम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन फिर भी मैम कुछ आइडिया तो होता है ना कि भाई वो खबरें तो आती है ना, लोग बताते तो है ना कि भाई इस नेचर की है, ऐसा है। सिक्योरिटी में ही तो फूड भी जाता है ना, सिक्योरिटी में तो सारी चीजें बिरयानी शिरयानी मांगती थी खाने के लिए कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, सही। जो भी फूड था वो उनका अपना वो मैटर था। अच्छा, तो नहीं अपना मैटर तो था, लेकिन मतलब कुछ पता तो होगा ना आपको कि भाई क्या खाती थी, क्या पीती थी, क्या कहती थी, कुछ तो बताएं जरा।
इतनी लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जानना चाहते हैं भाई क्या क्या कैसी थी जी। और मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने भी मीडिया पर ही देखा। हाँ। तो वो जो कुछ भी खाती पीती थी वो नज़र आ रहा था मीडिया में। अच्छा 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 चले चले कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि जब आपका ओवरऑल स्टाफ, जब आप लोग ज़ाहिर है बात करके आ जाते थे, तो फिर ओवरऑल स्टाफ वगैरह क्या कहता था कि मैम कैसे डील करें, क्या है, कैसे रखना है, क्या करना है? क्योंकि मुझे तो लगा जिस तरह से हमने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, या वो खड़ी हुई थी छीपा साहब के साथ, जब वो खड़ी थी तो शी वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर। तो करती थी आप लोगों के ऊपर शाउटिंग तो नहीं करती थी कि ये कर दो वो कर दो? कैसे फिर आप लोग उनको करते थे? देखिए, उन्हें वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हाँ। और हमारी ड्यूटी जो थी उनके रूम से बाहर थी। ज़रूरत पड़ती थी हाँ। तो मैं चले जाते थे। हाँ। बाकी मेरा सारा स्टाफ बाहर तैनात था। हाँ। रूम के बाहर भी। हाँ। और जितना भी स्पेस था सिक्योरिटी के लिहाज से, सो हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। चलिए जी, मैम शबाना ने बहुत अच्छे तरीके से उनको डील किया, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। फाइनली वो इतना प्यार करने लगी कि वो आखिर में जो है वो अनुषा के इंटरव्यू में बस हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही था कि शबाना। अशरफ भाई आप इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ भाई ये बताएं कि जिस तरीके से हमारी पुलिस ने उनकी टेक केयर की और जिस तरह से वो आखिर में इनका थैंक यू करते हुए गई, थोड़ा सा बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, कि किस तरह से जो है वो उनको रखा गया, या क्या उनका ओवरऑल जो सिनेरियो था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, अगर हम देखें जो रिपोर्टिंग की हमारी पूरी टीम ने, तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वो ओवरसीज थी, अमेरिकन शहरी। सही। तो उनका जो स्पेस लेवल देखें वो बिल्कुल डिफरेंट था ना। तो अमेरिकन एम्बेसी के लोग भी आए, फिर उन्होंने वो साफ का जो हमने चलाया था, उन्होंने कहा इलीगल तौर पे आप मुझे नहीं भेजते जब तक मैं एग्री नहीं करूँ। अब उनको एग्री कराना तो इसमें इन सब का भी हाथ है, क्योंकि एक मनाना उनको कि भाई इशू बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि उसको उनको मतलब के समझा के फिर वापस भेजना। तो वो एक बहुत बड़ा था, क्योंकि वो इशू जहाँ पे अगर आप देखें ना, गार्डन वाले जो इलाके जहाँ पे ये जिस अपार्टमेंट में थी, वहाँ के पूरे लोग परेशान हो गए थे। अब वो तो पब्लिक तो आई रही थी, अब 20-22 मीडिया खड़ा हुआ है, उसके वो इशू फिर उनको हैंडल करना, क्योंकि वो पैनिक हो रही थी ना, पैनिक हो रही थी। जाके उनसे, अब अगर मैं भी बैठा हुआ हूँ, इतने लोग आएंगे और मुझसे एक ही बात अलग अलग स्टाइल से पूछेंगे, तो वो पैनिक हो रही थी। अब इसमें हमने ये डिसाइड किया, जैसे हमने स्ट्रेटजी जो बनाई थी कि सिंगल वे में जाके सिंगल हिट करेंगे ना, क्योंकि अगर 20 लोग जाके अगर किसी बंदे से 20 दिमाग, तो वो इरिटेट हो जाएंगे। तो अनुषा गई, उन्होंने कैसे मनाया, वो उनका जादू है। हालांकि अनुषा जो है वो कहते हैं कि भाई जैसे नहीं हम लोग कहते हैं मिसाइल पे छोड़ दो। अच्छा जी, अनुषा मिसाइल की तरह है भाई। अच्छा अनुषा ये बताएं भाई, इतना मुश्किल टास्क था, इतने सारे चैनल्स होंगे वहाँ पर, तो कैसे आपने जो है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो डेफिनेटली वो पैनिक हो जाती हैं और फिर वो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। बट आपने इसको पॉसिबल कैसे बनाया? आपने कहा बस हाँ, ऐसे कुछ हुआ? ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मोनिजा आई थी कराची, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया ही नहीं था। जिस दिन वो जा रही थी ना, मैंने डिसीजन लिया कि मैं जब सब करके हट जाएंगे, मतलब हमारे कुछ निजी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने भी किया, वो उतना हिट नहीं हुआ उनका चैनल, लेकिन जब मैं गई हूँ, अकेले गई मैं, बिल्कुल किसी के थ्रू नहीं गई मैं, मुझे पता था, मेरी सोर्सेस ने मुझे बताया कि वो वहाँ पर है। मैं एंटर हुई मुझे हॉस्पिटल के अंदर, जिस वार्ड के अंदर वो थी, जहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं था, तो वहाँ पर हम गए और जाने के बाद बाकायदा तौर पर हमने उसका इंटरव्यू किया और बहुत नाइसली बाकायदा तौर पर जो है वो इंटरव्यू किया, और फिर उसके बाद जो है वो फिर जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अच्छा मैम ये बताएं कि ओवरऑल आप लोग, जाहिर सी बात है, जब इस तरह के, वैसे तो यूजुअली आपके पास जो भी केसेस वगैरह आते हैं हमारे अपने शहर के होते हैं, हमारे अपने लोगों के केसेस होते हैं जो आप लोग डील आउट करते हैं, बट इस तरह का जब कोई सिनेरियो बन जाए कि इस तरह की बाहर से पर्सनैलिटी आ जाए, तो कितना मुश्किल होता है कि जाहिर सी बात है अगले को आपकी ज़बान नहीं आती, आपका कल्चर नहीं पता, फिर उसकी 10 बात सुनना, उसको बात समझाना, ये कितना मुश्किल हो जाता है बीइंग अ पुलिस वुमेन ऑफिसर, कि भाई मेरी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के साथ है जो मेरे कल्चर से बिल्कुल हटके है, और पता नहीं आई डोंट नो किस लम्हे क्या हो जाए, मुझे नहीं पता। कितनी मुश्किल जिम्मेदारी होती है। मुश्किलों का सामना ही करना हमारी ड्यूटी है। हाँ। और कल्चर और ज़बान देखें, इस वक्त बीइंग अ पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर जी, सो वेरी इजी कि ज़बान तो आप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश तकरीबन सभी बोल सकते हैं।
इंग्लिश तो सब अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, लेकिन अब कौन क्या सोच रहा है, आप जो अपने लोग होते हैं उनका तो फिर भी थॉट प्रोसेस आपको पता होता है, आपका एक वाइब मैच हो रहा होता है कि अच्छा ठीक है ये इशू है, बट ये समटाइम्स ये होता है ना कि यू नेवर नो, जो इस तरह के लोग होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि यार पता नहीं कि क्या बात कर दे क्या नहीं कर दे। चलिए जी मैम से मजीद बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद पूछेंगे मैम जो है वो थोड़ा सा कि मैम ये बताएं कि वाकई आपने इनको कैसे ट्रीट किया, वो कैसी थी और क्या कुछ था। वेलकम बैक जनाब। तो हमारे साथ हैं इस वक्त मैम शबाना, अशरफ भाई और अनुषा, और हम सारे पी रहे हैं चाय और साथ साथ याद कर रहे हैं उनेजा को कि जी उनेजा तो चली गई लेकिन अपनी खूबसूरत यादें छोड़ गई, और साथ साथ दुनिया भर में ये जो वायरल कंटेंट है अनुषे का सिटी 21 का ये पीछे रह गया और जनाब ये चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है। अच्छा अनुषे, आप जिस तरीके से भी बात करी थी तो आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपको उनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि आप गई थी, आपने उनसे बात की, उनका इंटरव्यू लिया एंड आपकी गहरी नज़र थी उस सारे इशू के ऊपर, तो कैसी खातून लगी आपको उनेजा? क्योंकि वो हम भाई जो हमने टीवी पे देखा उसमें तो मुझे वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर लगी, कहीं पे बहुत पोलाइट लगी, मतलब शी वाज यू नो अनएक्सपेक्टेड वुमेन। जी बिल्कुल वो थी शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप, क्योंकि वो एक रिपोर्टर को बोला कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, गो होम। फिर मुझे डर लग रहा था, मुझे भी कुछ अनुषा को डर लग रहा था कहीं मुझे भी कुछ ना कह दे मुझे भी ऐसा कुछ ना कह दे। तो पहले मैं गई, मैंने पहले ऑफ कैमरा उनसे हाथ मिलाया, पूछा कैसी हैं आप, हाउ आर यू, तो उन्होंने बोला आई एम फाइन। फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए पाकिस्तान के हवाले से, किस तरीके से पाकिस्तान ने आपकी हेल्प की और ये सब कुछ किया। तो उन्होंने सबसे पहले चूंकि क्योंकि वो इम्प्रेस्ड हुई मेरी बहुत ज्यादा, हमारी सिंध पुलिस की एक खातून है सचो शबाना से, तो उन्होंने फौरन बोला शबाना वुड यू लाइक टू स्पीक शबाना। तो जब उन्होंने ये सारी बातें बोली तो मुझे लगा कि बहुत टेक केयर की है हमारी कराची पुलिस ने। कराची पुलिस ने अपना फर्ज निभाया है, और हम कराची पुलिस पर तनकीद करते हैं कि कराची पुलिस जो है वो तनकीद का शिकार होती है, लेकिन ये कराची पुलिस का नाम इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पुलिस जब अच्छा काम करती है तो देखें जी हमारे साथ स्टूडियोज में होती है और हम उनकी खिदमत का जिक्र करते हैं और आपको मिलवाते भी हैं कि ये हैं वो असली लोग जिनकी ये मीम्स जो है वो वायरल हैं। अशरफ भाई, आप ज़रा इसके ऊपर बताएं कि जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ये हमारा ब्यूरो काम करता है, और जितना अच्छा अब हमारा ब्यूरो में काम हो रहा है, इस हवाले से जो करस्पॉन्डेंट होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? और क्योंकि देखिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपके जो ऊपर जो आपके हेड बैठे हैं वो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस दें या इतना ज़्यादा आपको रूम दें काम करने के लिए, तो फिर इस तरह की अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। तो ज़रा थोड़ा सा इस बारे में नहीं देखें, जैसे कि हमारी पूरी टीम हमारा हेड ऑफिस लाहौर में, तो हेड ऑफिस में लाहौर में जो हमारा हेड है हमीद नकीबी साहब, जो पूरा ओवरऑल देख रहे हैं। फिर हमारे नीचे यहाँ पे जो असाइनमेंट को देख रहे हैं और जो उसको बैकअप करते हैं जिशान है। फिर हम लोग पूरी प्लान करते हैं कैसे करना है, कोई चीज़ भी हैपनिंग होती है, जैसे हमने बताया अभी डंपर का इशू हुआ तो उसको हम पूरी प्लान करके हमने चला, हम दूसरे को कॉपी नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी प्लान करते हैं और हम प्लान करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, हिट करते हैं, ये हमारा प्लान है। फिर उसके बाद दूसरे इश्यूज से अनुषा ने और उसमें बहुत हेल्प की, और दूसरे सारे ताजरों के मसले में भी, क्यों मैं बिजनेस कम्युनिटी का देखता हूँ तो हम सबको इनटेक करते हैं कि सब मिल के काम करें, क्योंकि टीम वर्क से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टीम वर्क में हमारा हेल्थ का रिपोर्टर भी था, अनुषा भी उसके अंदर आई, बाकी हम बैकअप पे सारी चीज़ें कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक सवाल करूँगा, मेरे दिमाग में बात करते करते मैम से SHO भी है माशाल्लाह से, जैसे एक ऐसी आपसे मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप एक माशाल्लाह लेडी पुलिस ऑफिसर हैं और आपने जब देखा, आपने बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स को देखा होगा, आपको बहुत मुश्किल जो है क्राइम लेडी रिपोर्टर मिली होगी और एक अनुषा को, तो क्या कहेंगी आपके किस कॉन्फिडेंस के साथ आके जो किया आपसे फर्स्ट टाइम, जैसे फ़ोन पे बात हुई है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो कैसा आप कहेंगी? हाँ, बस इतना ही कहूँगी कि जो भी अपने प्रोफेशनल से मुंसलिक होता है वो अपने काम में वो यही चाहता है कि उसकी जो एक्सपर्टीज है वो रहे, वो प्रोफेशनल तरीके से काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अनुषा से मुलाकात करके भी, और अनुषा ने जिस तरीके से इंटरव्यू किया वो हम सोच नहीं सकते थे कि एकदम से एक खातून रिपोर्टर एकदम से आई हैं और इन्होंने अपना इंटरव्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई रब्बिल आलमीन ने। और बस यही दुआ है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में अपने सिटीजन्स के लिए,
इसी तरह अनुषा को भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा जी, कामयाबी अता आमीन, फरमाए। और हमारे चैनल को भी आप इतने मॉर्निंग शो कर रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी बहुत ज़्यादा कामयाब बहुत शुक्रिया, बहुत करे। और अब हमारे इस चैनल को मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की, और स्पेशली अनुषा जाफरी जिससे साहिबा कराची की। पुलिस का नाम इंटरनेशनल लेवल पर यस देखें चलिए जी, बहुत शुक्रिया मैम शबाना हमारे साथ, अशरफ भाई हमारे साथ और अनुषा हमारे साथ। और भाई इस सारी सूरत हाल पे हम यही कहना चाहते हैं कि जब जब हमारी पुलिस अच्छा काम करती है तो डेफिनेटली हम बताते हैं कि हमारी जो कराची पुलिस है उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया, और हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस की जो है वो नेगेटिव चीज़ें सामने ना आए, बल्कि हमारी पुलिस इतना अच्छे तरीके से काम करे कि हमारी पुलिस के ये अच्छे जेस्टर्स, ये हम्बल नेचर और ये तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत सना आपने नात पढ़ी, और बहुत ही इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और जिस तरह से ये दिल से नाते पढ़ती हैं उसके क्या कहने। ब्रेक में इस वक्त मेरे साथ सना मौजूद हैं जिनकी आपने नात सुनी। सना आपको शो में खुश आमदीद, और हमारे साथ हमारी शेफ़ साइमा भी मौजूद हैं। साइमा आपको भी खुश आमदीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साइमा, हमारी इतनी खूबसूरत सी नातखा भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, और हमारी ये बड़ी अच्छी शेफ़ हैं साइमा, जो कि तमाम तर चीज़ों के हवाले से, ईद हो, बकरीद हो, या फिर इस तरह के कोई भी इवेंट्स हो, या ख़ास करके शब बारात हो, शब महराज हो, इस हवाले से हम ज़रूर इनसे ये पूछते हैं कि भाई जो इस स्पेशल इन दिनों में खाने बनते घर में या मीठा बनता है, उस हवाले से साइमा क्या बनाती हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि क्योंकि आज बड़ी रात है, यानी आज ऐसी रात है कि कहते हैं कि गुनाहों से मग़फ़िरत की रात है। आज की रात अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगिए, आज की रात अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, आज की रात उन लोगों से भी माफ़ी मांगिए कि जिनके हमने कोई दिल दुखा दिया हो, जो हमसे हर्ट हो गए हों, जिनसे हमारी कोई नाराज़गी हो। क्योंकि लोगों से माफ़ी मांगना ये भी अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है तो जाके आप माफ़ी मांगें, ताकि वो शख्स भी आपको माफ़ कर दे और मज़ीद आपके ऊपर रहमतें और बरकतें जो है वो रहें। अच्छा ये बताएं साइमा, आप किस तरह से जो है वो ज़िक्र अस्कार करती हैं? आपकी क्या रूटीन होती है? आपका घर में क्या होता है? देखिए, इसके लिए 5 वक्त की नमाज तो ज़रूरी है। बिल्कुल, बेशक। जब हम नमाज में बैठते हैं तब भी हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी ही मांगते हैं। आज की रात क्योंकि एक बहुत रात रात है, बड़ी रात है, तो स्पेशल इसके अंदर बहुत सारे नवाफिल हैं पढ़ने वाले। बाद मगरिब के भी 6 नवाफिल हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। दराजी उम्र, दफ़ाए बला, जिसकी कुशादगी। सही। तो ये अल्लाह ताला हमें सुनहरी मौके देता है कि हम जो है अपनी मग़फ़िरत अल्लाह ताला से करवा लें। तो यही है कि मैं ज़्यादातर दुरूद पढ़ती हूँ। दुरूद की बहुत फजीलत है, क्योंकि ये शबान के महीने में दुरूद पाक की आयत भी नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे फरिश्ते, अल्लाह ताला खुद और अल्लाह ताला के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तो ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद पढ़ो। तो ज़्यादातर इसमें दुरूद पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद। तो बस फिर एक ज़रा पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साइमा, आप हमारे साथ ही बताएं, आप किस तरीके से जो है ये इबादत का जो है वो एहतमाम करती हैं? आपके घर में क्या होता है? जी सबा, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगी कि वैसे तो साल के 365 दिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और अल्लाह से नज़दीक होने का हर टाइम मौका मिलना चाहिए इसमें, और आपको कोशिश भी करनी चाहिए। तो वैसे मेरे घर पे कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता है। हम लोग जो रूटीन के लिहाज से रूटीन में जो इबादत कर रहे होते हैं उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता है, या ज़िक्र अस्कार करना, नवाफिल करना। जी बिल्कुल। और उसमें फिर ये भी होता है कि आपको पता होता है कि हाँ ये आज की एक ख़ास शब है, तो उसमें आप थोड़ा फोकस होके बैठ जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत हो जाती है, नमाज़ें अपनी जगह वैसी ही हैं जो हमारी 5 वक्त की रूटीन की नमाज होती है। ज़िक्र अस्कार इंसान वगैरह। अच्छा साइमा, जो है ये मैं देख रही हूँ कि ये हलवा जो है वो आज बना के लाई हैं, और आज के दिन की मुनासबत से जो है साइमा हमें इसकी रेसिपी भी बताएंगी। तो थोड़ा सा अगर फोकस कर सकें तो ये जो साइमा हलवा बना कर लाई हैं, साइमा ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये एक तो मुझे समझ आ गया कि सूजी का हलवा है, ठीक है। दूसरा ज़रा थोड़ा सा बताएं कि क्या है, आप क्या आज के दिन की मुनासबत से जो है वो बना के लाई हैं?
जी आज के हिसाब से तो मैं वैसे ये दोनों हलवे ही आप सामने देख सकती हैं। जो मेरे राइट पे नज़र आ रहा है हाँ। वो सूजी का हलवा है, ये सूजी का हलवा है, ठीक है। और बीच में सिल्वर डिश में भी सूजी का हलवा ही है, सेम चीज़ है हाँ। मैंने इसको थोड़ा सा प्रेजेंट अलग से किया, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और लेफ्ट साइड पर जो है वो बेसन और अंडे का हलवा है। अच्छा, बेसन और अंडे का हलवा। जी। सबसे पहले ये तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि बेसन का और अंडे का हलवा। जरा इसकी रेसिपी बताएं कि बेसन और अंडे का जो हलवा है वो ये कैसे, मतलब आप क्या रेसिपी बनाते हैं? जी अच्छा देखें सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी नाज़रीन से कि हलवा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपने रेशो के बगैर बनाया ना सही तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसकी ख़ास रेसिपीज़ जो भी होती हैं वो इंसान को फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी डिश बिल्कुल जो आउटकम है वो उसका अच्छा आए। तो इसके लिए मैंने ये किया था, यहाँ पर 1 कप बेसन लिया था और 1 कप बेसन के साथ मैंने तकरीबन 3/4 कप घी ले लिया था। ठीक है, हलवा जात घी में ही बनाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खालिस घी हो तो और भी अच्छी बात है। 3/4 कप मैंने घी लेके उसको थोड़ी देर गरम कर लिया था। गरम करने के बाद उसमें 2 इलायची तोड़ के डाल दी थी। अगर किसी को इलायची नहीं पसंद है तो वो प्लीज़ इलायची का पाउडर यूज़ करे, लेकिन वो ऊपर से जाएगा और घी में ना डालें। अच्छा, घी में नहीं डालें? घी में ना डालें क्योंकि वो फिर ना विद टाइम थोड़ा बिटरनेस की तरफ हो जाता है उसका फ्लेवर। पाउडर होता है ना तो वो ज़रा सा जल्दी जल जाएगा, कहना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये किया कि मैंने 1 कप जो बेसन लिया था उसको घी में डाल के भून लिया है। मीनवाइल मैंने साथ ही प्रेप किया अपने 3 अंडे। 3 अंडे में आधा कप दूध मैंने शामिल किया और 1 कप से पौना कप से 1 कप के बराबर चीनी। कोई कम खाना चाह रहा है तो वो थोड़ा सा चीनी का लेवल कम कर सकते हैं। अच्छा, तो पौने कप से 1 कप के बराबर मैंने चीनी डाली अलग से बोल में। 3 अंडे, आधा कप दूध और पौना कप चीनी डाल के मैंने उसको अच्छे से बीटर से बीट कर लिया। हैंड बीटर हो या आपके पास विस्क हो, जो भी हो उससे आप बीट कर लें। उसके बाद ही मैं साथ साथ अपने जो है बेसन को भून रही थी घी में। अच्छा, जैसे ही बेसन की एक अच्छा सा एरोमा आपको फील हो और बेसन जो है ना वो कलर चेंज कर देगा टुवर्ड्स रेड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, रेड तो नहीं कहना चाहिए बट हल्का सा गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाए। जब तो आपने फिर जो अपना बैटर बनाया हुआ है अंडे का वो इसमें शामिल करना है। शामिल करके उसको तेज़ी से विस्क करते जाना है और ये सारा प्रोसीजर हल्की आंच पर होगा, धीमी आंच पर होगा। तेज़ आंच पे ये प्रोसीजर नहीं होगा वरना आपका हलवा जो है जल भी जाएगा और बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और उसमें अभी मतलब कुक होने के बाद वो कच्चापन देगा खाने में। सही। तो उसको भूनने का टाइम आफ्टर जब आपने अपने एग्स शामिल कर दिए हैं तो तकरीबन 10 मिनट है। 10 मिनट जो रेशो मैंने बताया उसके हिसाब से 10 मिनट भूनने का टाइम है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, भूनते रहना है। और आपको उसकी तैयारी का अंदाज़ा तब हो जाएगा कि ये प्रिपेयर हो गया है जब ये साइड किसी भी फैले हुए बर्तन में आपने इसको बनाना है, साइड्स छोड़ देगा अपनी। सही। तो दैट मीन्स कि ये रेडी है। और फिर थोड़ा कलर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी ये पक चुका है, सफ़ेद पे नहीं है या कच्चेपन पे नहीं है। चाहें तो आप लोग चख के भी देख सकते हैं इस स्टेज पे और चखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको फील हो कि ये थोड़ा सा कच्चेपन पर है तो आप इसमें फिर से 1 चम्मच घी ऐड करें और फिर उसको थोड़ी देर मज़ीद 2-3 मिनट और इसको भून लें और फिर डिश आउट करें। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसमें नट्स मैंने वैसे फोल्ड कर दिए उसकी हाँ टॉपिंग कर दिए नट्स हैं आई थिंक उसमें। मैंने कुकिंग के वक्त भी जब मैं उतार रही थी इसको तभी भी मैंने थोड़े से तकरीबन ½ कप के बराबर नट्स, मिक्स नट्स फोल्ड किए थे हलवे में और इसको डिश आउट करने के बाद। ये वाइट की जो वर्क है ये भी बड़ा ये चांदी के वर्क है जी, बड़े अच्छे खूबसूरत हैं चांदी के वर्क और अम्मी के बड़े फेवरेट हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो रिवायती खानों पे प्रोग्राम किया था तो रिवायती मीठों पे अगर ये वर्क सजा दें तो बड़ी अच्छी शक्ल निकल आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जी आमीन आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा। और जब भी हम इस तरह की दुआएं, नातें या
इस तरह के कलाम सुनते हैं तो यकीन करें कि आप किसी और फेज़ में चले जाते हैं। बस आपको ये होता है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करे, आपसे जो भी गलतियां हो गई हों अल्लाह ताला रहम फरमाए। और क्योंकि इंसान ख़ताओं का पुतला है और अल्लाह ताला ने यही कहा है कि वो रहीम भी हैं, करीम भी हैं, और अल्लाह ताला हर किसी के गुनाहों को माफ़ करने वाला भी है। लेकिन हमें मुआफ़ी मांगनी भी चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे, उसके लिए हमें अल्लाह ताला से ख़ुद से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे। हमारी जितनी भी कोताहियाँ हैं, खामियाँ हैं, हमने जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखा दिया है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अगर कभी हम किसी को माफ़ नहीं कर सके, अगर कभी हमने अफू दरगुजर से काम नहीं लिया, तो अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, हमारी ज़ात से जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला हम सब को उस तरह की शख्सियत बनाए कि हमारी ज़ात से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचे, हम फ़ायदा देने वाले लोगों में शामिल हो जाएं, हम अमन फैलाने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर, फितने, मुसीबतों और आफतों से बचाए। और यही हमारी दुआएं होती हैं कि हमारे घरों में हमारे घर वाले और जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार, अल्लाह ताला उनको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बड़ी रात है साइमा, और जिस तरह से हम दुआएं मांगते हैं और जिस तरह से हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से हर चीज़ का जो है वो तकाज़ा करते हैं, हर चीज़ के लिए हम अल्लाह से मांगते हैं, वहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप क्या समझती हैं कि आज की रात लोगों को किस तरीके से जो है इबादत करनी चाहिए, किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, क्या ज़िक्र अस्कार करने चाहिए? क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि ये सारी बड़ी रातें जब आती हैं तो लोग बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन पूरा साल फिर उस पर हम देखते अमल नहीं करते। और ख़ास तौर से ख़वातीन में क्या होता है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो आपको ये बातें करती हुई शायद नज़र तो आएंगी कि जी ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो गॉसिप कल्चर है, एक दूसरे की बुराई करना, बैक बाइटिंग करना, पीठ पीछे बातें करना, ये आप यकीन जाने ये बड़ा नापसंदीदा अमल है। आप अपने बहन भाइयों के, अपने ही दोस्तों के पीठ पीछे जो बातें करते हैं, ये बड़ा ही नापसंदीदा अमल है। ये आपकी अपनी नेकियां भी खा जाता है, जो आपने अपनी नेकियां की होती है ना, वो भी आपकी ये तमाम तर चीज़ें जो है वो लेके चला जाता है। तो साइमा, आप किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर बताना चाहेंगी या बात करना चाहेंगी कि जब आप इन दिनों में हों और स्पेशली एक दफ़ा अगर आप अल्लाह से तौबा कर लें और आप कहें कि ये आप नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप वो वाकई वो काम नेक्स्ट टाइम ना करें, बिल्कुल। कैसे आप मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? जी सबा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि हम सबको अपने ऊपर ही काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? सही। क्योंकि मैं किसी और को क्या मशवरे दूँ, क्या नसीहत करूँ जब मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, सही, ठीक है? तो हमें हर रोज़ अपने आप का उठ के एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ और मेरी किन किन चीज़ों से अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं। तो मुझे उस बात को ठीक करने की ज़रूरत है और उस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये एक वो अपने आप पे काम करना ना सबसे मुश्किल काम है। अपने आप पे काम करना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। हम लोग, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी दूसरे को नसीहत देना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप से शुरू करें। अपने कहते हैं ना कि अपने कल्ब की सफाई से शुरू करें, अपने अमाल से शुरू करें, अपने एटीट्यूड से शुरू करें, और फिर जब आप अच्छे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई जहान अच्छा है, और जब आप अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला आपके तमाम तर मामला जो है वो भी अच्छे कर लेगा। तो बस थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया है और हमारे साथ जो है वो सना मौजूद है, साइमा मौजूद है। साइमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे नाज़रीन के लिए रेसिपी लेकर आई, सूजी का हलवा भी लेकर आई, और जी बेसन और अंडे के हलवे की जो है वो भी रेसिपी बताई है साइमा ने। तो सना, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप एक खूबसूरत सा जो है वो कलाम पढ़ें। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त सी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। उरूसा हमारे साथ हैं और उनके साथ एक और हमारी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हानिया काज़मी। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उरूसा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा उरूसा, आज हमारा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है। वैसे तो खैर हमारे सारे टॉपिक बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कॉमन सेंस और कहना चाहिए कि सिविक सेंस में क्या फ़र्क है। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बड़ी दो डिफरेंट सी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को जो है वो कॉमन सेंस तो शायद पता है और कॉमन सेंस का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन सिविक सेंस क्या है वो नहीं पता। जस्ट लाइक कि मेरी अगर खाला आई हैं और मुझे पता है कि भाई मेरी खाला आई हैं तो मुझे उनको सलाम दुआ करनी है और उनके साथ में बैठ जाना है, लेकिन सिविक सेंस ये है कि मैं उनके सामने बदतमीज़ी से ना बैठूँ, मैं पाँव पे पाँव रख के और उस बदतमीज़ी के साथ ना बैठूँ। ये मेरा सिविक सेंस है, ये मेरी अखलाकियत है, ये मेरी तरबियत है।
लेकिन लोगों के अंदर से सिविक सेंस गायब हो जाता है और कॉमन सेंस ही रह जाता है, और वो अपने कॉमन सेंस को ही सिविक सेंस समझते हैं। जरा बताएं दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कॉमन सेंस वो है जो हमें पता है कि ये है, फॉर एग्जांपल कि हम अगर आग को हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा जी। लेकिन सिविक सेंस ये है जो हमारी लर्न बिहेवियर होता है या जो हमारी तरबियत होती है, जो एक चीज़ है द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिविक सेंस में आता है कि भाई पता है कि रोड सीधी जा रही है और हमें उस वहाँ सीधा सीधा चलना है, लेकिन सिविक सेंस ये है कि ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करना है कि हम किसी और को ना खतरे में डालें। पता चले बस यही कॉमन सेंस है। और रूसा कि बस आपने ड्राइव की और सीधा सीधा रास्ते में जो आ रहा है आप करते हुए जा रहे हैं, मारते हुए जा रहे हैं। ये देखिए आप ये सोचें, सिविक सेंस ही नहीं आप लेके आ रहे। ये सोचें आप कि ऐसा क्यों है कि ये सिविक सेंस यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके पर इंतहाई सिविक सेंस होता है। फिर सिविक सेंस ही होता है, फिर अपना कॉमन सेंस साइड हो जाता है, फिर अपना कॉमन सेंस हो जाता है साइड पे, और फिर उसके बाद सारे सिविक सेंस आ जाते हैं। कोई हमें देख तो नहीं रहा, कैमरास तो नहीं लगे हुए, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं, फिर सारे सेंस वापस आ जाते हैं। पता है ना कि अगर हम नहीं सिविक सेंस फॉलो करेंगे तो फिर शामत आनी है। सही। अच्छा ये कोई चले ठीक है, एक तो ये आदतन हो गया हमारा ना कि भाई हमारा अपना मुल्क है, भाई हम नहीं ख्याल कर रहे सिविक सेंस का, चलिए ये तो अपनाइयत हो गई, ये तो ये हो गया ना कि भाई अपने ही घर में आप अपने मुल्क में। लेकिन ये कौन लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ये होती है, मतलब ये बाज़ाब्ता तौर पर एक इनके अंदर कोई डिसऑर्डर भी होता है कि सिविक सेंस का ख्याल ही नहीं रखना, और उन्हें इसका आइडिया भी नहीं होता कि ये सिविक सेंस था, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए था। चले एक तो इंटेंशनली हो गया ना, हमारी आवाम जिस तरह की नेचर की आदी है, चलो छोड़ो यार सिग्नल तोड़ दो, मतलब इट्स ओके। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है ऐसे ही, यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये जरा आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो वैसे बहुत इंटेलिजेंट नजर आते हैं, बाशऊर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनमें ही मोस्टली सेंस नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि उनमें इंटेलिजेंस तो शायद होती है, IQ होता है, EQ उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं होती। उनमें ये एहसास दूसरों का कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसे दूसरे भी बेचारे सफर करेंगे, वो भी नहीं होता। एंड उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत है, बस हमने अपनी देखनी, अपना देखो, या शेख अपनी देखा। सही, बिल्कुल ठीक है। रूसा जरा बताएं, आपके पास ऐसी क्या एग्जाम्पल्स हैं जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकती हैं कि भाई अगर यहाँ पर सिविक सेंस का मुजाहरा किया जाता तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है? जी बिल्कुल। देखिए जैसे हमने अभी बताया कि सिविक सेंस क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप रेड लाइट पे हैं लेकिन सिग्नल तोड़ देना आपने, सही है, आपको पता है कचरा नहीं फेंकना लेकिन आप कचरा फेंकेंगे। अब आगे रमज़ान आ रहा है, अब इस चीज़ का एहसास रखना कि आगे सामने वाले का रोज़ा है तो मैं उसके सामने ना खाना खाऊं। फिर अभी क्रिकेट सारा मतलब माहौल एक बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर स्टेडियम में हूँ तो वहाँ पे कचरा नहीं फेंकने का, फेंकना है तो डस्टबिन में जाके फेंकना है, या अपने साथ थैली में बांध के फिर ले जाएं। देखिए ये सारी चीजें जो है ना ये बल्कि आपकी ये जो थैली में बांधने वाली बात से ना मुझे याद आया, हमारे यहाँ कोई एक्ट्रेस थी, वो बता रही थी वो कोई जापान गई होंगी, तो उन्होंने बताया कि जी जापान में ये सारी सूरत हाल है कि आप जो कचरा है वो इस तरह से नहीं फेंक सकते सड़क पे, आपने जो है वो अपना शॉपर लेना है, कचरा अपने साथ में रखना है, और फिर जो जिस जगह आपको डस्टबिन मिले वहाँ आपने जाके फेंकना है। उन्होंने कहा भाई डस्टबिन ढूंढने के लिए भी ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ है डस्टबिन, ताकि वो आप जाके उसको फेंक सकें कचरा। तो ये इतनी मुश्किलात सिर्फ कचरा फेंकने के लिए हैं जो हमारे मुल्क में हम लोग कितनी आसानी से जो है वो ये करते हैं कि जी जहाँ समझ आया वहाँ कचरा फेंक दिया, इधर गंद कर दिया, लाइक यू नो ये सारा कुछ होता है। उसूलन सबा ये होना चाहिए कि इवन आपने अक्सर देखा होगा लोग गाड़ी में भी जा रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने कुछ खाया पिया बाहर फेंक दिया और निकल गए। तो आपने जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछा ना ये ऐसे क्यों होता है क्या है, अगर एक शख्स अपने बेटे के साथ जा रहा है और बेटा ये चीज़ नोटिस ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरा वालिद मेरा बाप जो है वो रेड लाइट तोड़ के जा रहा है या फिर वो बाहर कचरा फेंक रहा है, तो वो वही चीज़ फॉलो करेगा। ये आपका माशरे में आपका ये इन्वायरमेंट आपको इंसान ये सिविक सेंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। तो जहाँ पे हम बात करें कॉमन सेंस की, अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट, इट्स नॉट सो कॉमन। तो वो इनफरादी तौर पे है, ये इज्तिमाई सिविक सेंस इज्तिमाई तौर पे, यानी कि आप एक माशरे में किस तरीके से रहन सहन कर रहे हो और उसको किस तरीके से आप निभा रहे हो, ये सारा सिविक सेंस में आता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बात की जाए तो शायद लोग सिविक सेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें पता है इट्स एन ईजी वे टू गेट आउट, आई कैन ईजिली गेट आउट ऑफ दिस,
because there are no systems to follow. Maybe there are systems, but people know I can easily get away from it. मैं इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप अखलाकियात का मुजाहरा कर रहे हैं या अच्छी तरबियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, तो फिर आपको समझा जाता है कि भाई आप तो बहुत हल्के हैं, मतलब ये नहीं रियलिटी नहीं है। अरे आप तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप डरपोक हैं, इसलिए तो आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ये क्या आप, ये ऐसे नहीं होता, ये इस तरह करोगे तो भाई हर बंदा तो तुम्हें जो है ना वो बेवकूफ़ समझेगा। तो ये कौन सा माइंडसेट होता है, ज़रा बताएं हानिया कि ये कौन सा माइंडसेट होता है कि जिसमें अगर कोई किसी को अच्छी बात बता रहा है तो अगला बंदा उसको सीरियस ही नहीं ले रहा। हाँ, आप अब लोगों को शॉर्टकट बताएं, आपको बहुत सीरियस लेंगे। आप लोगों को जो है वो ये बताएं कि कैसे जल्दी से जो है वो शॉर्टकट मार के कामयाबी हासिल की जा सकती है, बहुत इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप लोगों को ये बताएं ना भाई आपने अगर रास्ते से जाना है तो भाई थोड़ा सिग्नल फॉलो कर लें या ऐसा करें, थोड़ा सा रूल फॉलो कर लें, तो यकीन करें वो बंदा आपका मजाक उड़ाएगा, आपको स्टूपिड समझेगा। ये हर केस में, मेहनत के केस में आप देख लें, चाहे आप वर्क हार्ड कर रहे हो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, अरे भाई पता नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग फ़न कर रहे हैं और आप साइड में बैठ के पढ़े, अरे ये तो ऐसे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप कई सारी ऐसी मिसालें ले लें, ऐसी कई सारी ख़वातीन आप ले लें जिनके पास आप मिलने जाएँ और वो आपसे अच्छी बात करें या वो आपसे बहुत सारे फ़न की बात ना करें, आपके इंटरेस्ट की बात ना करें, वो कोई नसीहत वाली बात करे तो आप कहते हैं यार यहाँ तो ये जाओ, ये पका देती हैं, हाँ इनसे नहीं मिलना, वो यार ये बहुत ड्रैग करती हैं, बहुत पका देती हैं। सो जब भी हमें कोई काम की बात करने को कह रहा होता है ना, तो हम वहाँ से बिल्कुल चले जाते हैं कि भाई ये तो वो बात के, जबकि वही बातें हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें होती हैं। और कुछ अरसे बाद आप बैठ के उन्हीं की जगह पर वही बातें कर रहे होते कि ऐसे करना चाहिए था। तो बात वही आ जाती है कि ये एक माइंडसेट है, और ये कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह के रूल्स फॉलो करने वालों को, अच्छी बातें करने वालों को कहते हैं कि जी ये तो फजूल बातें कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा माशरा इस तरह का बन गया, एक तश्कील हो गया। हाँ। कि जो इंसान सही तरीके से काम करेगा उसका काम देर से भी होगा, क्योंकि बाकी लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे। कहा जाता है ना कि सिस्टम में रहने के लिए आपको सिस्टम जैसा बनना पड़ेगा, सिस्टम जैसा बनना तो वो सिस्टम का नाम दे के जो है सिविक सेंस इसीलिए ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो जनरेशन आ रही है, बिकॉज मॉडलिंग से बेसिकली सीखता है ना इंसान, कि मैं देखूंगी कि आप ये कर रही हैं, मैं भी कहूंगी इनका तो काम आसानी से हो गया, मैं पागल हूँ, मैं लंबी लाइन में लगूं, मैं भी साइड से लाइन तोड़ के चली जाती हूँ, काम हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो ये माइंडसेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब ऐसा करें, वो एक दौड़ है जिसमें सब भाग रहे हैं, तो हम भी वहीं भागेंगे। सही रास्ते पे आपको एक का दुक्का ही इंसान मिलेगा और उस पर फिर हंसा ही जा रहा होता है। ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल बन गया है, और ये देखा जा रहा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अगेन जैसे उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, मुझको पता है कि मैं सही तरीके से काम करूंगा, मेरा नुकसान है, मैं गलत तरीके से कर लूंगा, कोई पूछेगा ही नहीं मुझे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं उरूसा। आप इस पर जरा बताएं, आप क्या कहेंगी कि ये कब नेचर लोगों की रहेगी? बिल्कुल, देखें बात वही है, सही बात की इन्होंने। जो जनरेशन आ रही है ना, उसमें एक माइंडसेट पाया जा रहा है। वो माइंडसेट पाया ये जा रहा है योलो, यू ओनली लिव वंस। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये माइंडसेट होता है तो फिर आप डेफिनेटली शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं जल्दी रिजल्ट्स पा सकता हूँ। अब वो जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में आप सिविक सेंस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ये जो पुरानी जो माशरे में जो एक पाया जाता था सिविक सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे आगाह किया जाए मज़ीद लोगों को। और शायद लोग आगाह भी हैं, लेकिन अगेन बात फिर घुमा के वही आ जाती है कि शायद वो उन कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ जो है इससे लोग दूर पाए जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ एक ये कि हम लोगों को ये भी सीखने और समझने की ज़रूरत है कि जो आपका अखलाक है ना, वो आपकी पूरी लाइफ है, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके करैक्टर और आपके अखलाक के ऊपर डिपेंड करती है। उरूसा, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते, आपका अखलाक, आपका करैक्टर आपकी डेस्टिनेशन है, और आपकी जिस जगह आप कामयाबी ढूंढते हैं ना वही है। क्योंकि जो कुछ आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में करते जा रहे होते हैं वो आपको मिलता भी जा रहा होता है, चाहे आप उसको कह लें कि जी कारमा हो गया, या फिर आप उसको कहें जी रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर जो कुछ भी मिल रहा है, फिर भी लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आपने लाइफ में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि रूल के अगेंस्ट थी, तो यकीन करें आगे आने वाली लाइफ में आपको इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जहां आपको कदम कदम पे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू रियलाइज कि ओके, पिछली जिंदगी में तो मैं सब कुछ तबाह करता हुआ, तोड़ता हुआ आ रहा था, नाउ आई गॉट रियलाइज
ये मैं अगर फॉलो पहले से ही कर लेता तो आज इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती मुझे। जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरीके से ये मुल्क भी आपका ही है, वो ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप की कमी है यहाँ पे, ओनरशिप की कमी है कि आप अपने मुल्क को लवारिस छोड़ दिया आपने, ठीक है। आपको ये जाहिर है महसूस होता है अब, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई उसके बाद, कि शायद ऊपर हुक्म गवर्नमेंट को ये इतना ज़्यादा जो है वो कंसर्न नहीं है, तो हम ही क्यों रखें। तो वो ओनरशिप की कमी है। वो अगर ओनरशिप हो तो शायद हम जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह हम अपने मोहल्ले को साफ रखें, मोहल्ले को साफ रखेंगे तो फिर मुल्क भी साफ होगा। तो ये टॉप टू डाउन इस तरीके से ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप पहले अपने आप से शुरू करें। एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम यू, शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर स्ट्रीट्स, फ्रॉम योर सोसाइटी, एंड देन इट शुड गो टू द टॉप लेवल। है ना कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है ना, वो इस तरह का एटीट्यूड हो गया है कि हमें हर चीज़ लेने की तो आदत है। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि थैंकलेस हैं। हमें अगर किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया है, या हमें अगर किसी ने कोई बहुत अच्छे जेस्चर से हमारे साथ में कोई पेश आया है, किसी ने बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ जो है वो हमको वेलकम किया है, जो कुछ भी किया है, तो हम क्या समझते हैं ये तो हमारा राइट था, ये तो हमारा राइट था कि हमारा वेलकम किया जाता, ये तो हमारा राइट था कि हमें महंगी चीज़ें उठा के दी जाती, हमारा राइट था कि भाई हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता। अब क्या होता है कि आप सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ पर आपका सिविक सेंस बिल्कुल आके ख़त्म हो जाता है। वो सिविक सेंस जो है वो कहीं चला जाता है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो आपको मिली हैं ये तो आपका राइट था, मेरी थी, मुझे पास ये तो मेरी थी, ये तो हमें मिलनी थी ऑब्वियसली, ये तो हमारा ही था। तो ये जरा बताएं ये माइंडसेट कैसे होता है? ये लोगों में एहसास बेदारी कब जागेगा कि अगर किसी ने आपके साथ कोई नेकी की है तो आप भी उसका जवाब नेकी से करें। अगर किसी वक्त में आपको ज़रूरत थी तो किसी ने आपके साथ नेकी की, लेकिन जब उसको ज़रूरत है तो ये आपका राइट है कि आप जाके बढ़ चढ़ के नेकी करें। और नेकी का नेमुल बदल सिवाय नेकी के और कोई हो नहीं सकता। हर चीज़ का ना एक कोर वैल्यू होता है, कोर वैल्यू एहसास। हमारे अंदर से एहसास बिल्कुल खत्म हो गया। हमें कुछ मिल रहा है तो वो तो मेरा ही था, लेकिन जब मुझे देना होगा तब मुझे मेरी ये मजबूरी है, मेरा ये मसला है, उसको क्यों दूं, उसी के साथ क्यों मैं करूं। हमारी ना एम्पैथी, हमारा दूसरे के लिए एहसास, मोहब्बत, कंपैशन, ये सारे जज्बे बहुत पीछे चले गए हैं इस भागदौड़ में कि हमने बस तेज भागना है, अपनी ही देखनी है हमने। और इसका अलमिया ये है कि हम स्पेशली एज अ कौम इतना ज़्यादा हम डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं, इतना हम क्या बोलेंगे उसको, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, जितना शायद हमें खुद भी नहीं और हानिया पता है क्या, ये जो जितने भी लोग ये सिविक सेंस को बालाए ताक रखकर या अखलाकियात को बालाए ताक रखकर अपने आप में सुन रहे होते ना कि ठीक है ओके सामने वाला तो बेवकूफ़ था, हमने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये जब आपका थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना, तो आप जिसको बेवकूफ़ बना के निकलते हैं ना, उनसे ज़्यादा तेज़ लोग आपको मिलते हैं। और वो जितनी आपकी बेवकूफ़ियाँ होती हैं ना, जो आपने दूसरे को नेकी करके जो आप दूसरे को हैंड ओवर कर रहे होते हैं ना, तो वो जो शार्प लोग होते हैं ना, डेफिनेटली वो आगे जाके फंस जाते हैं। और फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम नेकी का जवाब नेकी से ही दे देते और स्मार्टनेस ना करते तो शायद आगे हमारे लिए इतनी मुश्किलात ना होती। तो ये बड़ा एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निज़ाम बनाया दुनिया का, निज़ाम चलाने वाली ज़ात वही है, ठीक है। जो उन्होंने रूल्स रख दिए हैं वो हमें फॉलो करने, हम नहीं करेंगे शायद दुनिया में हमें लगेगा एक वक्त में कि हम कामयाब है, लेकिन मुझे आपकी एक इंट्रिंसिक पीस है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से जो खुशी नहीं है ना। देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनके पास शायद दुनिया की हर नेमत है, लेकिन बेसुकूनी है, खुश नहीं है, डिप्रेशन में वही लोग हैं, एंजाइटी में भी वही लोग हैं। लोग कहें भाई इनको क्या मसला है, ये क्यों डिप्रेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके जब आपने कुछ रूल्स हैं जो हम पे हैं, जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी नहीं की, तो हम उसको फिर भुगतेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उरूसा हमारे साथ और हानिया हमारे साथ, और आज हमने बड़ी ज़बरदस्त सिविक सेंस की बातें की। तो भाई दूसरों का जो आप ख्याल करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका भी ख्याल किया जाएगा। अल्लाह ताला आप पर भी रहम करेगा, दूसरों पर रहम करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की रात हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।